और अब बात करेंगे कश्मीर में लोकतंत्र और संविधान को किस तरह से कश्मीर के लोगों ने सलाम किया है और 40 वर्षों के बाद जो वहां का वोटिंग परसेंटेज रहा है वो किस तरह से बढ़ा है, 40-41% तक पहुंचा है। वो वोटिंग परसेंटेज जो कई बार दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचता था या बमुश्किल 14-15% तक रहा करता था। 1989 के बाद से यह पहला मौका है जब श्रीनगर के लोकसभा चुनाव में 39% वोटिंग हुई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव है और इसलिए इस पर सभी की निगाहें लगी हुई थी कि आखिर इसके परिणाम क्या होते हैं। आतंकवाद और अलगाववाद के साए से दूर लोगों ने कहा जमहूरियत जिंदाबाद, और ये जो लंबी लंबी लाइनें लगी ये उस बात का प्रतीक हैं। कश्मीर में बदली फिजा में लोगों ने बेखौफ होकर जलसों और जुलूसों में दिलचस्पी दिखाई, यानी कि पूरे लोकतंत्र के इस पर्व में उन्होंने खुलकर हिस्सा लिया। बेखौफ होकर लोगों ने वोट भी दिया और वोट करने के लिए निकले तमाम पार्टियों का वो प्रचार भी उन्होंने किया, जलसों में भी और उन्होंने हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, इस वाले नैरेटिव का जवाब कश्मीर के लोगों ने अपने वोट के जरिए दिया है। कश्मीर के मतदाता घरों से बाहर निकले और सारी आशंकाओं को फेल करार दिया, सारी आशंकाओं को धता बता दिया कश्मीर के लोगों ने। पीएम मोदी अनुच्छेद 370 हटने के बाद लोगों की क्षमता और एस्पिरेशन को पूर्ण अभिव्यक्ति मिली है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर लिखा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 34 साल बाद कश्मीर में लोगों ने 41% वोट किया। 2009 में 18% था, 2019 में 14.43%, 2004 में 11.93%। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज ये इस बार आया है। लेकिन इस बार न केवल वोट प्रतिशत बढ़ा बल्कि कहीं ना कोई बंद, ना कोई हड़ताल, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन। जमहूरियत में बैलेट की ताकत बुलेट से ज्यादा होती है और यह कश्मीर के लोगों ने इस बार दिखा दिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार भारत का संविधान, भारत का तिरंगा कश्मीर की पहचान बना है। एक देश एक विधान एक निशान ने आम लोगों के आकांक्षाओं को बल दिया, शासन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज ने पीपल्स गवर्नेंस का मॉडल कश्मीर में खड़ा किया। जिस तरह से बैक टू विलेजेस कार्यक्रम चला वो उसका प्रयास सराहनीय रहा। साथ ही सामाजिक भागीदारी के साथ विकास ने लोगों में लोकतंत्र के लिए भरोसा पैदा किया और लोकतंत्र का ये जो भरोसा है ये चुनावों में साफ तौर पर देखा गया। इस बार बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी ने जन शिकायतों और निष्पादन का एक्शन प्लान तैयार किया और उसको जमीन पर उतारा। पुलवामा, शोपियां जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में 44 और 48% पोलिंग इस बात को नए बदलाव का संकेत है। लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ा उत्सव है। कश्मीर ने लोकतंत्र चुनाव को एक बड़े फेस्टिवल की तरह मनाया है। यह देश के सामने नजीर भी पेश करता है। सिर्फ एजेंडा से चुनाव नहीं जीता जा सकता है बल्कि उसके लिए जो लोकतंत्र की एक नजीर है वो लोगों ने पेश की है। लोग अपने तजुर्बे को सामने रखकर वोट करते हैं। ये बात समझने की है कि लोग अपने तजुर्बे को सामने रखकर वोट करते हैं। जैसा वो सोचते हैं वो उनकी वोटिंग में दिखता है। अगर कोई उनके जीवन में बेहतरी लाया है तो लोग वोट के जरिए रिटर्न गिफ्ट भी जरूर देते हैं। ये बात समझी जा सकती है। तो कल जो संपन्न हुए मतदान जिसमें बम्पर वोटिंग हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि उत्साहजनक मतदान के लिए विशेष रूप से श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के लोगों की सराहना करना चाहूंगा जो पहले से काफी बेहतर है। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद ही लोगों की क्षमता और आकांक्षाओं को पूर्ण अभिव्यक्ति मिल सकी है। जमीनी स्तर पर यह जम्मू कश्मीर के लोगों और विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का भी स्वागत किया और इस बात की खुलकर सराहना की कि जिस तरह से कश्मीर के लोग सामने आए और उन्होंने इस बात की इस बार लोकतंत्र का ये जो उत्सव है जो उसमें खुलकर हिस्सेदारी ली, जो ये उत्सव है उसको खुलकर मनाया। तो वहीं कश्मीर के लोगों ने भारी उत्साह दिखाया। उनका कहना है कि ऐसा प्रतिनिधि वो चुनना चाहते हैं जो उनकी बातें संसद में उठाए। लोगों में इसीलिए उत्साह ज्यादा है कि अपने मन के मुताबिक अपने नुमाइंदों को चुन लें, जो काम करे, जो हमारे लिए काम करे, हमारी बात करे। पार्लियामेंट में, खासकर इस वक्त पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो पार्लियामेंट में हमारी बात करे। तो हमारी नुमाइंदगी आज तक सही नहीं हुई है तो हम चाहते हैं कि इसमें चेंज आ जाए। बहुत ज़्यादा फायदा है वोट डालने से। हम वोट डालते नहीं हैं इसलिए हम पीछे हैं। हम पिछले इलेक्शन में बायकॉट करते हैं। हमने कभी नहीं समझा कि हमारे वोट में कितना पावर है, लेकिन सब लोगों को समझ आया कि वोट में कितना पावर है। इंडिया एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है। हम चाहते हैं कि मास पार्टिसिपेशन हो, स्पेशली जो यूथ है वोट डाले और अपनी सरकार बनाए, चाहे वो किसी को भी डाले।
तो आपने सुना, आम लोग कह रहे हैं कि अब उन्होंने अपने वोट की ताकत को पहचाना है। पहले ऐसा नहीं करते थे, लोकतंत्र के इस उत्सव में वो खुल करके भाग नहीं लेते थे, बायकॉट करते थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि वोट देकर अपनी सरकार बनाना, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भेजना ताकि संसद में वो उनकी आवाज उठा सके, ये काफी बड़ा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र कुमार शर्मा जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा जी, आपके साथ अगर हम शुरू करना चाहें और ये समझना चाहेंगे इस वोटिंग पैटर्न के, इस जो एक तरह से कहा जाए 41%, 42%, 30-40%, ये जो वोटिंग हुई है पहले की अपेक्षा, जब आप इसकी तुलना करेंगे 12, 14, 15% से, क्या मायने हैं इसके? सारे डिस्कशन का जवाब अभी आप जो लोगों का वहाँ रिएक्शन दिखा रहे थे, जो वोट करने के बाद लोग अपना अपना रिएक्शन दे रहे थे, तो ये सीधी सीधी बात है कि आज लोग सोचेंगे कि तजुर्बा क्या कहता है। तजुर्बा यही कहता है कि आप सिर्फ इमोशनल कार्ड से, आप सिर्फ एक फेक नैरेटिव से कश्मीर जैसे जगह पे आप एक लगातार 50 साल तक कुछ परिवारों ने जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो तंत्र चलाते रहे, आज लोगों ने जब ये आर्टिकल 370 हटा और वहाँ मूल रूप से आप कहें कि जन आकांक्षाएं की बात जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे, लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी, सत्ता में, शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ी, तो आप ये देखिए ये कश्मीर का ये जो तब्दीली आप देख रहे हैं और कम से कम वोटिंग परसेंटेज के रूप में, तो ये एक नया कश्मीर का एक नया संदेश है। नया संदेश अगर हम इस तरह से देखें कि आज जिस तरह से फेक नैरेटिव और फेक एजेंडा आप चलाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष के में यहाँ लगातार आप पब्लिक रैलियों में देखें संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसका जवाब भी कश्मीर ने दिया है कि उसे पहली बार अगर भारत का संविधान मिला है। जब आप सोचिए कि आर्टिकल 370 के बाद भारत के संविधान के कई ऐसे धाराएं थी, ऐसे कई अनुच्छेद थे जो वहाँ पे अभी तक लागू भी नहीं हुए थे। भारत के जो कानून है जो पूरे देश में लोगों को एम्पावर करता है, वो सारी चीज़ें वहाँ लागू नहीं थी। भारत की वो कानून जो वहाँ दलितों को, पिछड़ों को वहाँ एक तरह से एम्पावर करता है, उनको आरक्षण देता था, वो वहाँ पे नहीं था। तो इन सारे बदलाव को अगर कश्मीर ने देखा है कि अगर आप मुख्य धारा में लौटते हैं, जब आप एक देश एक विधान कहते हैं, एक निशान कहते हैं, और देश जब उनको एम्पावर मिलता है, तब लोग वो बता रहे थे कि हमने वो बहुत गलती की थी जो अब तक इस मुख्य धारा में अपने वोट की ताकत को नहीं समझा था। और आज वो वोट की ताकत समझे हैं, तो शायद कोई इमोशनल पिच पे खेलने के लिए वो न महबूबा मुफ्ती को स्पेस दे रहे हैं, न फारूक अब्दुल्ला को दे रहे हैं, न नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी बड़े लीडर को दे रहे हैं। वो सिर्फ उसको चुन रहे हैं और चुनने की बात वो कह रहे हैं जिसने वहाँ काम किया है, जिसने जनता के बीच में अपना सरोकार जोड़ के रखा है। जी रविंद्र कुमार शर्मा जी, आपके पास आए और ये समझना चाहें कि आखिर कांग्रेस के पास भी यह मौका था, लेकिन उस मौके को उसने गंवाया। जो इमोशनल कार्ड जिसकी बात चल रही है वो खेलते रहे। अब आपने सुना कि आम लोग कह रहे हैं कि जो इसके पहले बंद और हड़ताल की जो बात होती थी, हम अपना वोट नहीं देने जाते थे, बहिष्कार करते थे, वो गलत था, और अब हम जान पाए हैं दरअसल वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार की बात जो है आप लोगों ने बताने की क्यों कोशिश नहीं की पिछले 50 वर्षों में? देखिए, पहले तो स्वागत है जम्मू कश्मीर के लोगों का जिन्होंने बड़ी संख्या में वोटिंग में हिस्सा दिया। जम्मू में 72% और 70% पोलिंग हुई है, और कश्मीर में 1996 में 41% पोलिंग हुई थी, 1998 में 30.6% पोलिंग हुई थी, और बीच बीच में वहाँ छुट-पुट वारदातें होती हैं। आज 38% या 39%, ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भी। और 96 में जब कई बड़े दल, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस भी डर के मारे क्योंकि नेताओं को शहीद किया गया, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और कुछ छोटे दल लड़े थे 96 मई में जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये आइस ब्रेकिंग कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको याद होगा कि बारामूला, उड़ी से कांग्रेस की रैली निकली जिसपे कई हमले हुए डेमोक्रेसी की बहाली के लिए कि यहाँ चुनाव करवाया जाए, और उस वक्त कई दल, वहाँ दहशत का माहौल था और कांग्रेस पार्टी ने वो पहल की थी कि चुनाव करवाएगा। 6 साल के बाद जब गोलियां और बम बरस रहे थे, हमारे अध्यक्ष गुलाम रसूल कार थे, उन पर भी बम पड़े, लेकिन वो जिंदा बच गए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते, लेकिन 4 जून का इंतजार करिए। अगर लोग मौजूदा सरकार पे खुश थे तो बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है?
वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगी। मैं दावे से कह रहा हूँ, कांग्रेस एनसी का गठबंधन है। 4 जून को मैं फिर बात आपसे करूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। श्रीनगर भी, बारामूला भी, अनंतनाग भी, जो पार्टियां आज श्रेय लेना चाहती हैं वो तो श्रेय में अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकी, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए आप जिस तरह से मर्जी कहिए, लेकिन लोग खुश नहीं है। वो उन्होंने डेमोक्रेसी को हमेशा वोट दिया है, एक दहशत के माहौल में, डर के माहौल में। दरअसल बात यही हो रही है शर्मा जी, दरअसल बात यही हो रही है कि वो वोट किसी को भी करें। अभी हमने पिछले 3 बार के आंकड़े दिखाए, आप इतिहास की बात करेंगे तो मैं ये चैलेंज नहीं करता हूं कि वो 40%, 41% से कम ज्यादा कब हुए, लेकिन जिस तरह से हमने पिछली बार के आंकड़े आपको दिखाए, 12%, 15%, 18%, उससे ज्यादा नहीं जा रहा था। और उसके बाद जब ये जो फिजा बदली है और जो आपने अभी वोटर्स की बात सुनी, ये इसके लिए चुना कोई भी जाए, चुनाव कोई भी लड़े, लेकिन लोग बाहर निकलकर वोट दें, ये ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि उन लोगों को श्रेय दीजिए और उन पार्टियों को श्रेय दीजिए जिन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवाद का मुकाबला किया। कई एमएलए, कई मंत्री शहीद हो गए, गोलियों से छलनी हो गए और बम्बों से उड़ा दिए गए। और ये श्रेय हम कांग्रेस से भी ज्यादा उन पार्टी को देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आतंकवाद का मुकाबला किया। बीजेपी तो अब आई है और अब इनके भी लोग कुछ शहीद हुए हैं, हम नहीं कहते, लेकिन कश्मीर में सियासी लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने अपनी जान पे खेल करके जमहूरियत को जिंदा रखा। जमहूरियत और वोटिंग भी एक पाकिस्तान को आतंकवाद को चुनौती है और आतंकवाद के मुकाबले में हम सब एक हैं, पाकिस्तान के मुकाबले हम सब एक हैं, लेकिन राजनीति खेलने का कोई मौका नहीं है। 6 साल से आप चुनाव, ठीक है, लेकिन ये सवाल जरूर उठेगा, ये सवाल जरूर उठेगा शर्मा जी कि पिछले 50 वर्षों में आखिर ये इमोशनल कार्ड क्यों खेलते रहे। आपके पास दोबारा आएंगे, हम आएंगे आपके पास, आएंगे शर्मा जी आपके पास आएंगे। जयराम विप्लव जी, आपको लगता है कि ये जो इसके पहले ये जो इमोशनल कार्ड खेल करके, पाकिस्तान का डर दिखा करके ये जो सारी चीजें होती थी, वो कहीं ना कहीं डर लोगों के मन से निकला और ये वजह है कि लोग निकले हैं बाहर वोट देने के लिए? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि आजाद भारत में कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से जुड़ गया, भारत के कानून के साथ जुड़ गया, भारत की विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा और सांस्कृतिक रूप से तो वो आदि अनंत काल से हमसे जुड़ा हुआ, हमारा अभिन्न हिस्सा रहा है। उसको बांटने की, तोड़ने की, अलग करने की कवायद किसने की थी, ये इतिहास आज सार्वजनिक है, पूरा देश जान गया कि 1/3, 2/3 कश्मीर जो आज किसकी गलती से पीओके बना हुआ है। कश्मीर में धारा 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था, लेकिन उसको कैसे भटकाया गया। अब तो एक फिल्म भी आ गई है आर्टिकल 370, उसको भी देखना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को भी देखना चाहिए, ताकि अपने शीर्ष नेताओं के कुकृत्यों को समझ सके। रही बात, ये कांग्रेस पार्टी का सारा चरित्र लोग जानते हैं, कैसे वहां पर मुख्यमंत्री की बेटी तक को झूठ का एक स्वांग रच के अगवा दिखाया जाता था और क्या क्या डिमांड्स और क्या क्या चीजें जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर थोपी जाती थी। आज मैं इस जीत का, लोकतंत्र में हुए इस जीत का श्रेय जम्मू कश्मीर की जनता को देना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार वर्षों तक संघर्ष करते हुए जाने गंवाई, लेकिन लोकतंत्र का साथ नहीं छोड़ा, उसमें विश्वास बनाए रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा का भाव जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हुआ है, उसने उनका प्रकटीकरण कर दिया है। लोकतंत्र में जो विश्वास जम्मू कश्मीर की जनता का था है, उसका उन्होंने प्रकटीकरण किया। रही बात शहादत की, बलिदान देने की, तो जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सबसे पहला बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दिया था। और उनके उस रहस्यमयी मृत्यु का राज अगर खुल जाता, ये कांग्रेस पार्टी आज कहीं मुंह दिखाने की काबिल नहीं। इस बात को तो शर्मा जी खुद ही कह रहे हैं, वो उन्होंने मना नहीं किया आपके योगदान। एक लाइन मैं कह दूं, देखिए हम इसमें ये ना देखें, साफ तौर पर अटल जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं, हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, एक बात तो जरूर कही जाए। एक सवाल ले लीजिए और अभी बात भी कहिए। एक सवाल ये भी आता है कि जो इसके पहले जो एक इमोशनल कार्ड खेला जाता था, जो ये बात कहा जाता था कि भाई आपकी अपनी स्वायत्तता है वो बरकरार रहनी चाहिए, अब एक विधान एक निशान का जो ये है और जिस तरह से लोग निकल कर आए हैं, तो उस पर क्रेडिट तो देना होगा। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि भाई साहब ने एक बात कही, मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी की अगुवाई की, इन्होंने कहा ये ढोंग था, तो आपकी कल तक तो वो सहयोगी थी, आप उनके साथ सरकार बनाया,
मुफ्ती सैयद वीपी सिंह की गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे, जिसको 88 एमपी बीजेपी के समर्थन करते थे। आपकी सरकार थी, अपने इतिहास अपने तब से ठीक कर लीजिए। आपकी सरकार के गृह मंत्री थे, हमारे समर्थक नहीं थे। और उसके बाद कल तक आपकी सरकार कोलिशन रही है, इसलिए स्टूडियो में आने से पहले थोड़ा इसको पढ़ लिया करिए। और दूसरी बात जो आप कह रही है, लोगों ने इस बात पे रेफरेंडम नहीं लगाया मोर कि 370 आपने ठीक जोड़ा जो तोड़ा। अगर वो बात है तो करवा लीजिए कश्मीर के अंदर, अगर आपको कोई आदमी मिलेगा। आज जम्मू के अंदर आप देख लीजिएगा जो रिजल्ट निकलेगा, अगर भाजपा जिसने 80% वोट जम्मू से लिए हों, कल अगर वो हार जाती है दोनों सीटों पे या कहीं 100, 500, 1000 वोट से जीत ही जाती है, तो आप क्या कहेंगे? लोग खुश हैं? आपने जिस वक्त वोट लिया, मैंडेट लिया, उस वक्त लोगों को कहा कि 370 के ये फायदे हैं। 10 साल के बाद जम्मू की जनता जवाब देने वाली है भाजपा को। 370 का अलग मुद्दा है, लेकिन कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। हमने हमेशा कहा कि चंद % लोग हो सकते हैं अलगाववादी, आतंकवादी, पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए, कुछ उनके समर्थक भी रहे हैं, वो आज भी हैं, लेकिन उनका मुकाबला मुख्य धारा की पार्टियों ने किया है। उसमें कांग्रेस सबसे अग्रसर रही है, छाते दी है, नेशनल कांग्रेस ने दी है, पीडीपी ने दी है, और वो दोनों दल भाजपा के एनडीए के हिस्सा रहे हैं कभी ना कभी। इसलिए थोड़ा गाली देने में इनको संकोच करना चाहिए। हम इनको गाली देते, पाकिस्तान के विरुद्ध वो हमारे साथ खड़े हैं, आतंकवाद के विरुद्ध वो हमारे साथ खड़े हैं। और भी जो दल एबीसी इनके दल हैं जम्मू कश्मीर में, मेन स्ट्रीम दल, हम उनको भी सलाम करते हैं। उनकी विचारधारा, उनकी भाषा अलग हो सकती है, हमें पसंद हो जाना हो। पाकिस्तान के विरुद्ध सारे लोग हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, ऐसा मत कहिए। लेकिन कुछ नहीं है, कश्मीर में 3 कैंडिडेट इनके नहीं है। लद्दाख वाले का हाल भी पता लग जाएगा। कश्मीर में तो कैंडिडेट ही नहीं मिला इस पार्टी को, फिर ये छाती पीटते हैं। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई। दरअसल जयराम विप्लव जी, एक छोटी सी बात, ठीक है जयराम विप्लव जी जवाब दीजिए। बस एक छोटी सी बात, इन्होंने लगातार 3 बार कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये ना तो हम कह रहे हैं, ना भारत का कोई व्यक्ति कह रहा है। पाकिस्तान के साथ होने ना होने की बात कांग्रेस पार्टी के लिए है। जो बातें लगातार मणिशंकर अय्यर जैसे लोग कह जाते हैं, बता जाते हैं कि उनका साथ किसके साथ है। और बस सुन लीजिए, बीच में आपके नहीं बोला था चौधरी जी, आपकी बारी आएगी शर्मा जी, आपकी बारी आएगी। 2 लाइन तो पूरी करने दीजिए। चलिए कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता है, किसका साथ है, इस पर सवाल है। कश्मीर के लोग भारत के साथ के 2 टुकड़े किए और रहेंगे। और रिश्ता है। शर्मा जी बीच में बोलेंगे तो किसी की बात कंप्लीट नहीं होगी। अरे भाई सुनो ना, भाई साहब सुन लीजिए, देश जान गया 47 में भारत मां के 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बनाने वाले भी आप थे। और आज फवाद चौधरी की अपीलें भी राहुल गांधी के लिए आ रही है, राहुल गांधी के लिए आ रही है। लेकिन अरे सुनिए इस तरह से डिबेट नहीं चलेगी। मैं विनोद मिश्रा के पास जाता हूं। विनोद मिश्रा जी, एक एजेंडा, दरअसल बात कहने की कोशिश ये कही जा रही है कि किस तरह से 370 के बदलाव के बाद लोगों की आकांक्षाएं जो है वो सतह पर आई हैं। लोग किस तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं, और शायद ये हमारे जो दोनों साथी हैं शायद उस बात को थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि लोग निकले हैं, वोट किसी को भी दे, लेकिन लोग निकले हैं, ये बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक शर्मा जी का सुन रहा था। शर्मा जी बहुत अनुभवी हैं और कांग्रेस के वहाँ हैं। मैं इसमें से आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। वहाँ आतंकवाद के दौर में जिस समय में फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर छोड़ के लंदन चले गए थे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ मैदान में थे। मैं इस बात के गवाह हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ। लेकिन अगर किसी ने भी इस कश्मीर को इस तरह से मेसअप का दौर में डाला है तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस पार्टी ही है। आज क्या शर्मा जी आप इस खुले मंच से कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल 370 पे क्या स्टैंड है? आप कभी गुपकार अलायंस के साथ में होते हैं जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के विरोध करने के लिए वो एक संगठन बनता है, और उसके बाद उसमें महबूबा मुफ्ती से लेके फारूक अब्दुल्ला, वहाँ की CPM पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ होती है और कांग्रेस पार्टी भी होती है। उसी पार्टी के साथ आपका इंडिया गठबंधन है। तो कम से कम आप देश के सामने में कहिए कि ये आर्टिकल 370 जो भारत सरकार ने फैसला लिया था हम उसके साथ हैं। आप नहीं कहेंगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है कि आप कश्मीर में जब जाते हैं तो पोस्चरिंग कुछ और करते हैं, यहां जब आते हैं, दिल्ली आते हैं तो आप कुछ और दिखने लगते हैं। ये बात पूरे कश्मीर में 70 सालों तक रहा था। ये अलगाववाद वहां पे किसने लाया? ये आतंकवाद आप किसने लाया?
अगर फारूक अब्दुल्ला कश्मीर पहुंच के कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली आके कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, महबूबा मुफ्ती वहां से कश्मीर का पाकिस्तान की बात करती है, यहां आती है तो राष्ट्रीय एकता की बात करती है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसको इस बार कश्मीर के लोगों ने एक्सपोज किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट मैं पूरी बात इनको बता दूं, बहुत ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सब लाए थे, तो थोड़ी सी मैं भी इनकी जानकारी में मैंने भी कुछ सीखा है। तो शर्मा जी, कांग्रेस का योगदान आप ये देखिए कि पहली बार उस पूरे कश्मीर राज्य में जब वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, तब जाके लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा हुआ था, लोग वोट करने निकले थे। ये पहला मौका था और उस समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने विदा कर दिया था। ये पहला मौका था जब लोकतंत्र को किस तरह से कश्मीर में मजाक कर दिया गया था, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। जिसको शेख अब्दुल्ला ने पर्ची दी वो लोकसभा जाएगा, जिसको वहां से पर्ची बनती थी वो असेंबली में जाएगा, और आप लोकतंत्र कहते हैं। आप ये आर्टिकल 370 की बात करते हैं, जहां चुनाव कमीशन भी वहां पे खुद होता था, वो भारत का चुनाव कमीशन भी नहीं होता था, भारत की न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का भी नहीं था। अब क्या मजाक बना के रखे थे कश्मीर का, और आप अभी कह रहे हैं कि हमने लोकतंत्र का किया है। लोकतंत्र जन विश्वास से बनता है, मेरा लास्ट लाइन सुन लीजिए, लोकतंत्र जन विश्वास से बड़ा होता है, लोकतंत्र जन विश्वास से मजबूत होता है। ये बात आर्टिकल 370 के बाद लोगों ने देखा है, जहां 50,000 से ज्यादा नुमाइंदे चुन के कश्मीर में आए हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने में 3 टायर पंचायती राज के जरिए और पीपुल्स गवर्नेंस के जरिए जब वो लोगों के पास पहुंचे हैं, लोगों ने विकास जवाब ले लेते हैं, तब लोकतंत्र पे भरोसा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, डबल स्टैंडर्ड का आरोप है आपके ऊपर। जी, विनोद मिश्र जी ने एक लंबी बात की है, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। इन्होंने कांग्रेस की भूमिका को भी सराहा बचारा, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तो 1950 में चले गए, जब जिस देश का विलय हुआ जम्मू कश्मीर का। थोड़ी सी जानकारी के लिए कि ये वाहिद रियासत थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी, 80.5। अब उसमें लंबा में मत जाइए इतिहास में, आप सीधे सीधे आइए सवाल पे, जो आपको जवाब देंगे। मिश्रा जी, मैंने आपको सुना, अच्छा नहीं आपके लिए, आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। साल से ये काम करते हैं, मैंने कहा कि आपको उन परिस्थितियों को समझना होगा कि जिस परिस्थिति में ये विजय हिंदुस्तान की जमहूरियत की, सेकुलरिज्म की विजय थी कि जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कूटनीति थे कि हम मुसलमानों के साथ नहीं, 80% जम्मू कश्मीर में काम। और इतिहास की सुन लीजिए, अगर श्लोक सुनाने हैं तो सुनने में जुमले मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये हकीकत है और इतिहासकार भी हूं मैं, अगर आप समझेंगे। और उस वक्त आपका इतिहास क्या कहता है शर्मा जी, पीओके किसकी गलती से पाकिस्तान के पास दिया कि हम जम्मू कश्मीर वाले आपके साथ नहीं जाएंगे, उसी कश्मीर ने हिंदुस्तान को चुना, उसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती थी। सिर्फ महाराजा हिंदू थे, लेकिन पीओके के ऊपर तो जरूर एक प्रश्न उठेगा, पीओके के ऊपर प्रश्न जरूर उठेगा शर्मा जी। 370 में अमेंडमेंट की थी, कांग्रेस ने की थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन 1950 में नहीं होती थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया, जिसके लिए हमें इल्जाम देते रहे कि कांग्रेस ने ये सब जानते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते जल्दी से, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। जमहूरियत की जड़ें यहाँ मजबूत थी, ये इल्जाम तराशी है, अपने जमहूरियत को बदनाम मत करिए, पाकिस्तान के इल्जाम पे ठप्पा मत लगाइए कि यहाँ धांधली होती थी। 1970 में मुराद देसाई थे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जब चुनाव हुआ। नहीं, कोई पाकिस्तान के आरोप को मुझे नहीं लग रहा कि कोई उस पर ठप्पा लगा रहा है। फिलहाल समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि जो है जी जयराम विप्लव बहुत जल्दी से अपना जवाब पूरा करें। 6 साल से यहाँ चुनाव नहीं हो रहे, ठीक है, और बीजेपी कहती है कि सब कुछ ठीक है। 6 साल से चुनाव से भाग क्यों रहे? करगिल के चुनाव के बाद चुनाव तो हो रहा है शर्मा जी, चुनाव में भाग लीजिए, चुनाव में लोगों ने भाग लिया है, इसलिए नहीं करवाएंगे, दूसरे के ऊपर मत बोलिए, जयराम विप्लव को बोलने दीजिए। कैंडिडेट नहीं है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी, आपका पॉइंट आ गया शर्मा जी। जयराम विप्लव जी जल्दी से खत्म करिए। लोकतंत्र मजबूत हुआ है, वहां अगर मतदान का प्रतिशत ऐतिहासिक तौर पर बढ़ा है तो उसके पीछे कारण है कि वहां विकास बढ़ा है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वहां पर्यटन बढ़ा है, वहां शांति और सुरक्षा की भावना बढ़ी है। और ये सारे काम जब लोग होते हुए देखते हैं ना, और उस दौर को याद करते हैं जब 2-3 परिवारों की लूट थी, भारत सरकार के सारे फंड को कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता था, सबने कश्मीर में देखा है। और एक चीज आप ऐतिहासिक रूप से जितना बताइए, आज परतें खुल गई है, फाइलें सार्वजनिक हैं
केवल शेख अब्दुल्ला परिवार को वहां राजा हरि सिंह से सत्ता छीनकर उनको पपेट बनाकर बिठाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए नेहरू जी ने यह सब किया था। और 370 ठीक है, इस चर्चा को और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकते। जयराम विप्लव जी बहुत शुक्रिया, जयराम विप्लव जी बहुत शुक्रिया, शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को फिर कभी आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास समय आज के लिए बहुत बस इतना ही। और यहां से आपको लिए चलेंगे वन गांव, पश्चिम बंगाल।